हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर नंबर 16 और आज हम लोग उसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये चैप्टर देखने से पहले आप लोग पार्ट 2 एंड पार्ट 1 जरूर देखें। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और बहुत ही आसान है। आज हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे टॉपिक जो मैं बताऊंगी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को आप लोग कवर करते चलिए, ठीक है। तो बच्चों, हेडफोन लगा के बैठो, तैयार हो जाओ, अपना नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो, जो जो टॉपिक्स कवर हुए उनको टिक करते चलो और जैसे मैं नोट्स आपको बोर्ड पे लिख के देती हूँ एज इट इज नोट आपको कॉपी करनी है। अगर वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको अपना टाइम बचाना है, तो उसी का स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जल्दी से मैं नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ, उसके साथ साथ मैं डीपीपी शीट्स भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप बस अपना स्टडी जारी रखें। अपनी खुद की नोट्स बनाए तो अच्छा ही है बच्चों, जिनको पीडीएफ चाहिए उनको भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर खुद की नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एक बार मैं कैमरा बस चेक कर लूँ, फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, कैमरा ओके है, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से अपना नोटबुक एंड पेन निकालो और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर। तो अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा सा है ना आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था बच्चों? रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहला लेक्चर तो मैंने आपको डायोड का बताया था, है ना। डायोड एग्जैक्टली होता क्या है? डायोड के अंदर मतलब पीएन जंक्शन होता है, पी टाइप मटेरियल पी टाइप एन टाइप मटेरियल कंबाइन टुगेदर, उसके दो बायसिंग्स होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। और हम लोग क्या करते हैं, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है। ये हमने स्टडी किया था। अगर नहीं देखा है बच्चों तो ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स ना लिंक है, तो बेटर होगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख के ये लेक्चर देखोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एसी कंपोनेंट जो है, सॉरी रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? देखो, जो रेक्टिफायर है वो करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट, है ना। हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा था बच्चों, आपको याद होगा। सबसे पहले होता है एक डायोड सर्किट। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया था, देन यहाँ एसी इनपुट दिया था हमने। एसी इनपुट हमेशा हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देन ट्रांसफॉर्मर को आगे हमने कनेक्ट किया था, इसके आगे हमने एक रेक्टिफायर कनेक्ट किया था, आपको याद होगा। ये रेक्टिफायर होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के आगे हम लोग कनेक्ट करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड देन इस रेक्टिफायर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? एक फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। देखो, मैं बताती हूँ, आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, पार्ट 2 में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ब्लॉक डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है एक डीसी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब देखो हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस डीसी पे चलते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस डीसी पे चलते हैं, बट आने वाला जो वोल्टेज है वो कितना होता है? 230 वोल्ट, वो भी एसी होता है। तो उसको हमें नीड होती है डीसी में कन्वर्ट करने की, तो हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आने वाला एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर काम आता है। तो ये रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो हमें डीसी मिला बच्चों, ये रेक्टिफायर के आगे जो हमें डीसी मिलेगा वो डीसी हमें प्योर डीसी नहीं मिलता, उसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं। इस डीसी के अंदर कुछ ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं एंड कुछ डीसी कंपोनेंट्स होते हैं। इस एसी के अंदर कुछ एसी कंपोनेंट्स होते हैं एंड कुछ डीसी कंपोनेंट्स होते हैं।
तो जो हमारे डिवाइसेस है वो डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो एसी कंपोनेंट की वजह से डिवाइस खराब हो जाए, है ना। तो देर इज अ नीड टू रिमूव दिस एसी कंपोनेंट्स। यहाँ पे इन एसी कंपोनेंट्स को निकालना हमें जरूरी है। तो इसको निकालने का काम कौन करेगा बच्चों? ये फिल्टर करेगा। तो आज मैं आपको ये फिल्टर पढ़ाने वाली हूँ कि ये फिल्टर वर्क कैसे करता है। उसके बाद इस फिल्टर के आगे हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया था? एक वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट किया था। क्या कनेक्ट किया था बच्चों? वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छे से आप लोग है ना अपने कान में हेडफोन लगा के बैठो ताकि पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन इस वोल्टेज रेगुलेटर के आगे जो हमारा लोड होगा, मतलब आप घर के अंदर जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं वो लोड यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है वो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। मतलब आज हम लोग दो पार्ट्स कवर करने वाले हैं, एक तो फिल्टर और दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर। समझ आया? तो फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कैसे करते हैं ये दोनों को हम लोग वर्किंग के साथ, मैकेनिज्म के साथ, सारी डेफिनेशंस वगैरह में पूरा आपको पढ़ाने वाली हूँ और उसकी नोट्स भी मैं आपको बोर्ड पे लिख के दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फिल्टर। तो बच्चों जो एसी कंपोनेंट यहाँ पे आया है इस डीसी के साथ बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स की फ्रेंडशिप होगी, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ, आपको अकेले जा रहे तो वो उनको साथ में लेके आए, एसी कंपोनेंट्स को साथ में लेके आए। तो वो जो एसी कंपोनेंट है उसको रिमूव करना हमारा काम है। तो ये जो एसी कंपोनेंट है बच्चों इसको कहा जाता है रिपल। इसको एक पर्टिकुलर नाम है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है रिपल। तो उसका रिपल फैक्टर, लेकिन उसके पहले हम लोग रिपल की डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। तो देखो रिपल यानी क्या? रिपल some AC components available in DC output produced by rectifier. AC component available in DC output produced by rectifier is called रिपल। इसको कहा जाता है रिपल। ओके, उसके बाद है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे बच्चों? रिपल फैक्टर हम निकालेंगे जो आने वाला जो एसी है मतलब उसको कहा जाता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसको बोला जाता है। बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मैं आपको एसी सर्किट में डिटेल में पढ़ाऊंगी बच्चों। सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, सभी टॉपिक्स में लेने वाली हूँ बच्चों, आप टेंशन मत लो। आरएमएस वैल्यू ऑफ, देखो इसका रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर value of AC component to the value of DC component called as ripple factor. तो देखो बच्चों इस रिपल फैक्टर को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, रेशो के फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। रिपल फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ AC component divide by DC component. इट इज द रेशो ना, तो ये रेशो के हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों? इसका ग्राफ कुछ हम ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे मान लो
ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज मान लो यहाँ पे इतने, हम लोग डीसी कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन में। मैंने आपको बताया था ना डीसी हम लोग हमेशा कैसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन में मैंने डीसी दिखाया, ये हमारा क्या है, दिस इज वोल्टेज डीसी। लेकिन इसके अंदर कुछ एसी फैक्टर है ना, ये अकेला नहीं आया, इसके अंदर कुछ एसी भी लेके आया। तो एसी हम लोग वेव के फॉर्म में दिखाते हैं, वेरिएबल होता है ना एसी, तो वेव के फॉर्म में। एसी हमेशा ऐसे रहेगा बच्चों, यहाँ जहाँ पे आपको एसी वेव मिली तो समझ लेना ये एसी है, एसी वेव मिली तो समझ लेना एसी है समझ में आ रहा है। और ये अगर स्ट्रेट लाइन मिली तो समझ लेना ये डीसी है, ठीक है। तो ये हमारा ये V, इसको कहा जाएगा V रिपल। रिपल मतलब क्या, एसी कंपोनेंट जो डीसी के साथ आया है ना, इसको कहेंगे हम लोग रिपल, ठीक है। हाँ, तो चलो ये जो है इसको हमें रिमूव करना है अभी। तो इससे रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशन है बच्चों, तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो, जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लो। कम ऑन, ओके, इट इज ओके। अब चलते हैं रिपल। रिपल मतलब क्या होता है, देखो रिपल हो गया बच्चों, सॉरी मैं भी क्या बात करती हूँ कभी कभी ना, है ना। अब चलते हैं फिल्टर सर्किट। तो मैंने आपको बताया कि ये रिपल को रिमूव करने के लिए, रिपल मतलब सम अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी, इसको रिमूव करने के लिए हम एक सर्किट फिट करते हैं वहाँ पे, उसको कहा जाता है फिल्टर सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट, फिल्टर सर्किट यानी क्या, इसकी भी डेफिनेशन आपको बहुत बार पूछी जाती है, व्हाट इज मीन बाय फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट यानी क्या होता है बच्चों, फिल्टर सर्किट मीन्स इट इज अ सर्किट, इट इज सर्किट which is used to remove AC components from DC output. It is a circuit which is used to remove AC component from DC output called as filter circuit, called as filter circuit. Okay, got it? तो ये फिल्टर सर्किट कैसे होता है, देखो अभी इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे, एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए देखो ये सर्किट है। तो बच्चों वैसे सर्किट देखे जाए, फिल्टर सर्किट बहुत सारे होते हैं, मतलब इंडक्टर का बना हुआ भी फिल्टर सर्किट होता है। इंडक्टर आपको याद है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इंडक्टर स्टडी किया था। तो इंडक्टर का बना हुआ फिल्टर सर्किट होता है, कैपेसिटर का बना हुआ फिल्टर सर्किट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सर्किट लेने वाले हैं, कैपेसिटर का फिल्टर सर्किट, इसको कैपेसिटर फिल्टर बोला जाता है। तो उसका सर्किट डायग्राम अगर आपको पूछा जाए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फिल्टर सर्किट, पहले तो डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, तो पहले आप उसको डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद आप लोग उसका वर्किंग लिखने के लिए आप ये डायग्राम पहले ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखो सबसे पहले ये क्या है बच्चों, दिस इज रेक्टिफायर, जो ऑलरेडी हम लोग फिट कर चुके हैं। मतलब यहाँ से एसी आएगा, एसी किसको देंगे हम, रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डीसी में एसी अवेलेबल रहेगा, उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, ये कैपेसिटर करेगा। तो ये कैपेसिटर हमने यहाँ पे फिट किया है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर ही क्यों लिया। तो बच्चों ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का मेन वर्क क्या है पता है क्या, ये क्या करता है, इसके अंदर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, जैसे कि बैटरी होती है ना, हमारी बैटरी कैसे होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है, चार्ज को टेम्पररी स्टोर करने का काम करती है। वैसे ये कैपेसिटर भी क्या करता है, चार्ज को टेम्पररी स्टोर करता है। वो क्या करेगा पता है क्या, चार्ज को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी शॉप होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज प्लेस होती है, जिसको हम गोडाउन बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में हम उसको गोडाउन बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट ये क्या है, एक गोडाउन है, मतलब चार्ज का गोडाउन, मतलब स्टोरेज डिवाइस। ये क्या करता है, टेम्पररी उसको स्टोर करके रखेगा, और जैसे जरूरत पड़ेगी उस डिवाइस को वो सडनली उसको दे देगा। तो बच्चों जैसे कि मान लो हमारे घर में डिवाइस है फैन, ओके, इस फैन के पहले हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा के रखा है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, जब तक फैन ऑन रहेगा वो कैपेसिटर क्या करेगा, उसके अंदर का एसी कंपोनेंट लेके खुद को चार्ज कर लेगा। एसी कंपोनेंट इसके अंदर जाने के बाद वो खुद को चार्ज करेगा, एंड जैसे ही वो
फैन हम लोग ऑन करेंगे। अभी फैन जब ऑन होता है तो उसको ज़्यादा करंट लगेगा, जब फैन चलता रहेगा तो उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम उसको ऑन करते हैं तो ऑन करते समय उसको ज़्यादा करंट, देखो जोर से आवाज़ आती है, कभी भी एक डिवाइस हम लोग ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में आवाज़ थोड़ी जोर से आती है। इसका मतलब क्या, मान लो सडनली उसने करंट ले लिया हो तो वो एक्स्ट्रा का करंट उसको रिक्वायर्ड है ऑन करते समय। तो ऑन करते समय जो एक्स्ट्रा का करंट आता है वो कहाँ से आ रहा है बच्चों, वो एक्स्ट्रा का करंट आ रहा है इस कैपेसिटर के अंदर से। तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करके रखेगा एंड सडनली वो चार्ज डिस्चार्ज कर देगा उस डिवाइस को, उस लोड को। कुछ ऐसे ही वो यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे ही ये जो वेव्स यहाँ से आएगी, एक मिनट है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ही ये वेव्स यहाँ से आएगी तो ये वेव्स थ्रू एसी कंपोनेंट लेके वो खुद को चार्ज करके रखेगा एंड जैसे ही ये लोड को ज्यादा एक्स्ट्रा करंट की जरूरत होगी तो ये सडनली उसको दे देगा। समझ में आया? तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे करता है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करके बताती हूँ वो कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी आप सबको डीसी वेव कैसी होती है पता है, सब लोगों को पता है डीसी वेव कैसी होती है। तो वो सबसे पहले मैं डीसी वेव ड्रॉ करूंगी, उसमें एसी कंपोनेंट का यूज करके कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो तो डीसी वेव कैसी होती है बच्चों, ये ऐसी कुछ डीसी वेव होती है, पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल, दोनों वेव में हमें डीसी आउटपुट मिलता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके पहले लेक्चर में, उसमें जरूर देखें, ठीक है। तो ऐसी ये डीसी वेव बनती है, कुछ इस प्रकार डीसी वेव बनती है लाइक दिस। तो क्या होगा देखो, जैसे ही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक से ध्यान देना है। ये डीसी वेव कैसी बनेगी, पहले पीक वैल्यू तक ये चार्ज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, देन उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज होता है। तो जब ये पीक वैल्यू तक चार्ज करेगा तब उसके अंदर सारे एसी कंपोनेंट्स को लेके कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा, ठीक है। और जब ये डिस्चार्ज होता है, जब वोल्टेज डिक्रीज होता है तब वो डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज किसके थ्रू, लोड थ्रू डिस्चार्ज करता है। तो जब ये पीक वैल्यू तक इंक्रीज होगा वो कैपेसिटर चार्ज करेगा, और जब ये लो होगा मतलब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू लोड। मतलब देखो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मान लो ये एसी कंपोनेंट आए, तो ये जब तक यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया, तो ये यहाँ से कैपेसिटर की, ये रेड कलर की कैपेसिटर की वेव है। कैपेसिटर ने क्या किया, खुद को चार्ज किया, ठीक है, अप टू द पीक वैल्यू, मान लो ए तक उसने चार्ज किया। फिर जब वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा खुद को यहाँ तक, वापिस चार्जिंग स्टार्ट होगा। जब वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा ये वापिस खुद को चार्ज करेगा, वापिस वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। वापिस जब वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा ये चार्ज होगा, वापिस डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। ऐसे कैपेसिटर खुद को चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो बच्चों यही अभी हमें लिखना है पॉइंट वाइज। मैं अभी आपको इसको लिख के देती हूँ, एग्जाम में बहुत बार इसका वर्किंग अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो आपको चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, हमें जो सर्किट डायग्राम में दिख रहा है वो सब कुछ हम लोग अभी एज इट इज लिखने वाले हैं। तो देखो सर्किट डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है बच्चों, एक रेक्टिफायर है, उसके अक्रॉस हमने एक कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर के अक्रॉस लोड कनेक्ट किया है। तो यही एज इट इज आप लोग लिखो, अ कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट consist of rectifier, capacitor and load, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, कैपेसिटर एसी को अलोव करता है एंड डीसी को ब्लॉक करता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। वो एसी को अलोव करेगा एंड डीसी को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर allows AC component and ब्लॉक डीसी कंपोनेंट। ब्लॉक बच्चों ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है मेरी,
एक दो बच्चों ने कमेंट किया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतना भी इंग्लिश मेरा क्या फास्ट नहीं है मैं भी एक मराठी मीडियम से पढ़ी हुई बच्ची हूँ, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस है, आई एग्री विद दिस, उतना बस करेक्शन कर लो। और वैसे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको अलाउड है, आपने पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सारे बच्चे के इंग्लिश मीडियम से नहीं आ रहे, सारे बच्चे के अलग बोर्ड से नहीं आ रहे, कुछ मराठी मीडियम के भी बच्चे होते हैं, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अलाउड होती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटर अलाउज एसी कंपोनेंट्स एंड ब्लॉक डीसी कंपोनेंट्स। थर्ड पॉइंट, अब मैंने क्या बताया आपको, जब वोल्टेज इंक्रीज होगा अप टू द पीक वैल्यू कैपेसिटर चार्ज होगा, एंड जब वोल्टेज डिक्रीज होगा अप टू द मीन पोजीशन देन वोल्टेज डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करता है कब, जब उसके अंदर से डीसी आउटपुट पास होता है। व्हेन डीसी आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफायर पासिंग थ्रू द कैपेसिटर देन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक्स प्लेस। ये आपका थर्ड पॉइंट आएगा। व्हेन डीसी आउटपुट from rectifier, DC output is passing from capacitor, ऐसे लिखो, when DC output apply to the capacitor then charging and discharging takes place, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। उसके बाद उसकी चार्जिंग कैसे होगी बच्चों, जब वोल्टेज इंक्रीज होगा देन कैपेसिटर चार्ज होगा, एंड जब वोल्टेज डिक्रीज होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। व्हेन वोल्टेज increases up to the peak value, then capacitor charged up and when voltage decreases then capacitor get discharged, ओके। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज थ्रू लोड, ऐसे लिखो, डिस्चार्ज थ्रू लोड, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इसका वर्किंग पूछा जाए तो ऐसे आप लोग इसका वर्किंग लिखोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद देखो एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। पहला है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, एंड पावर सप्लाई यहाँ पे होना चाहिए अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, एंड दूसरा है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो बच्चों इनकी बस डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। एक्चुअली पावर सप्लाई मतलब क्या होता है, जो सर्किट को पावर सप्लाई करने का काम करता है, मतलब सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई। तो बच्चों रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड मतलब क्या, जिसका आउटपुट जो है वो चेंज होता है, यहाँ चेंजेस चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसका आउटपुट जो है वो चेंज होता है आफ्टर अप्लाइंग लोड कनेक्ट करने के बाद उसका आउटपुट जो है वो चेंज होगा। A power supply whose output changes when a load is connected across it is called as unregulated power supply। इसकी बस डेफिनेशन करो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं। and regulated power supply मतलब when the output of a power supply remains steady even after connecting a load across it, it is called as regulated power supply। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी मैं यहाँ पे आपको स्पेशल पर्पस डायोड बताने वाली हूँ। मतलब अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड देखा, जो हमने 11th में भी देखा था, बट अभी आप लोगों को डिटेल में उसके टाइप्स देखने हैं, उसके एप्लीकेशंस देखने हैं। तो यहाँ पे बस पीएन जंक्शन सिंपल डायोड नहीं होता। ये जो टॉपिक है बच्चों, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे और भी डायोड्स होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ जेनेरिक डायोड है, जेनर डायोड है, देन शॉर्टकी डायोड है, देन लेड है, एलईडी है, टनल डायोड है, फोटो डायोड, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के डायोड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डायोड्स है बच्चों, इनका आपको अभी हमारे सिलेबस में आपको 4 ही डायोड है। मैं बताती हूँ कौन सा। सबसे पहला डायोड हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड है, सबका हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले तो उसका सिंबल, उसका प्रिंसिपल, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उनका वर्किंग कैसे है, उसके बाद उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो ग्राफ्स हमने जैसे कि सिंपल डायोड का देखा था, सबका ग्राफ वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एंट्रेंस में इसके ऊपर सवाल होता ही है 100%। ठीक है, जेई में भी होता है एंड सीईटी में भी होता है। तो जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड पहला आपको स्टडी करना है। उसके बाद सेकेंड हमें यहाँ पे फोटो डायोड स्टडी करना है। आपको 4 ही डायोड स्टडी करने हैं, फोटो डायोड। उसके बाद थर्ड जो है हमारा, वो रहेगा सोलर सेल। सोलर सेल भी एक डायोड की तरह ही वर्क करती है, तो उसको भी हम डायोड के टाइप्स में लेते हैं। और चौथा जो है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखो, वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जेनर डायोड क्या होता है। तो बच्चों जेनर, ये नाम कैसे यहाँ पे आया, देखो जेनर डायोड मतलब क्या होता है। सबसे पहले जेनर डायोड कुछ ऐसे टाइप के डायोड्स होते हैं, आपको बहुत सारे सर्किट्स में ये दिखाई देंगे। एक्चुअली इसको यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहला पार्ट तो ये समझ लो। जैसे कि मैंने आपको ये ब्लॉक डायग्राम में बताया, देखो मैंने क्या बोला, आज सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करते हुए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे हम लोग पहले रेक्टिफायर कनेक्ट करेंगे, रेक्टिफायर के बाद हम फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर सर्किट हमने स्टडी कर लिया। अब बारी आती है किसकी, वोल्टेज रेगुलेटर की। तो बच्चों लोड के पहले अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, मान लो कभी कभी बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया, जो वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, हमारा टीवी खराब हो जाता है या फिर फ्रिज खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है। सडनली पावर ऑन होने के बाद, सडनली पावर इंक्रीज होने के बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमेशा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता ही रहता है, वोल्टेज चेंज होता ही रहता है। कभी 20 का 18 हो जाएगा, 18 का 22 हो जाएगा, कंटिन्यूअसली वो चेंज होता रहेगा। तो ये फ्लक्चुएशन रिमूव करने का काम कौन करेगा, हमारा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे यूज करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग यहाँ पे जेनर का यूज करते हैं। तो इस जेनर नाम, ये जेनर नाम कैसे हुआ इस जेनर डायोड को, तो क्लैरेंस मेल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे। देखो बताती हूँ मैं, क्लैरेंस मेल्विन जेनर, क्लैरेंस मेल्विन जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस डायोड का इन्वेंशन किया था, इसलिए इसको कहा जाता है जेनर डायोड। ओके, तो बच्चों ये डायोड का सबसे स्पेशल पर्पस पता है क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। 2 टाइप की बायसिंग मैंने बताई थी, जो है कुछ ऐसे उसका सिंबल होता है ना। लेकिन जेनर डायोड का सिंबल जो है वो कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब सिंपल डायोड का सिंबल जो है वो बस ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो जेनर का ये 2 लाइन इसके एक्स्ट्रा की आती है, जेनर डायोड। तो हमें पता है ये इसका क्या है, एनोड, और ये इसका क्या है, कैथोड। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव कनेक्ट करें, इसको निगेटिव कनेक्ट करें, मतलब एनोड को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड अगर हमने इसका अपोजिट कनेक्शन किया, मान लो ये जेनर ही मैंने लिया और यहाँ पे मैंने उल्टा कनेक्शन किया, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, तो इसको कहा जाता है, ये निगेटिव को पॉजिटिव, तो इसको कहा जाता है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो बच्चों इस डायोड का, जेनर डायोड का स्पेशलिटी क्या है
कि ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। अब कैसे, ये हम स्टडी करने वाले हैं। ये हमेशा किस में वर्क करेगा, रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा डायोड, ठीक है। तो इसका स्पेशलिटी है सबसे पहला, इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग मतलब क्या, इसके पॉजिटिव को हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे बैटरी का, एंड इसके नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला स्पेशलिटी है। दूसरा स्पेशलिटी इसका ये है कि हम लोग इसको हेवीली डोप्ड करते हैं। मतलब क्या, आपको पता है ना, दो टाइप के मटेरियल होते हैं यहाँ पे, दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है पी टाइप मटेरियल एंड दूसरा होता है एन टाइप मटेरियल। ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, ओके। तो पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है बच्चों, पी टाइप मटेरियल में हम लोग कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट। सबसे पहला लेक्चर देखो, डिटेल में बताया मैंने। एंड एन टाइप मटेरियल में हम लोग करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, है ना। तो ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद इसका डोपिंग बढ़ता है। इसको कहा जाता है डोपिंग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, ये इंप्योरिटी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अगर आपको ये कम होल्स चाहिए तो आप कम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करो। मतलब हमने क्या किया था, इतना सिलिकॉन लिया था, उसके अंदर इतना सा एल्यूमिनियम डाला था, इसको डोपिंग कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतना सिलिकॉन लेंगे, उसके अंदर इतना एल्यूमिनियम डालेंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ा देंगे एल्यूमिनियम की, तो डोपिंग हम बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, डोपिंग बढ़ाने से ये जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इसका थिकनेस कम हो जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा। पीएन जंक्शन जो है वो छोटा बनेगा, किसकी वजह से, डोपिंग बढ़ाने की वजह से। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, इन दोनों को हम ज्यादा क्वांटिटी में डोप्ड करते हैं, मतलब ये हेवीली डोप्ड होता है। तो ये उसकी दूसरी स्पेशलिटी है। इट इज ये मैं बताऊंगी आपको, हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड मतलब इसके अंदर ये दोनों क्वांटिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट दोनों भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो बच्चों ये दो स्पेशलिटीज है इसकी। ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। हर एक डायोड का मैं बताऊंगी और एक टेबल बताऊंगी लास्ट में, तो उसमें आपको मैं सब कुछ लिख के दूंगी। उतना टेबल भी अगर आप अच्छे से करके गए ना तो डन, आपको बहुत अच्छे से आएगा। सब डायोड्स का लास्ट में एक टेबल बना के दूंगी मैं आपको, ठीक है। 1 बाय 1 अभी सभी डायोड्स पढ़ाऊंगी। तो ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट इज हेवीली डोप्ड, ये हेवीली डोप्ड होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा जीनर डायोड। अब जीनर डायोड को थोड़ा है ना डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो यहाँ पे है ना बच्चों, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताती हूँ, एवेलेंची इफेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। अब आप लोग बोलोगे ये इफेक्ट यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये तो माउंटेन पे होता है। एवेलेंची इफेक्ट आपको पता है एग्जैक्टली क्या है? तो एवेलेंची इफेक्ट पहले मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, जो माउंटेन होता है, जो बर्फ के माउंटेन होते हैं, आइस माउंटेन होते हैं, वहां पे क्या होता है, मान लो एक बर्फ का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा नीचे गिरा, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा। इनिशियली बर्फ जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, एकदम इनिशियल पोजीशन में हमें माउंटेन पे सारा बर्फ दिख रहा है, और सडनली क्या हुआ, बहुत सारा बर्फ नीचे गिर रहा है, ऐसे हमें दिखाई दे। इसको कहा जाता है एवेलेंची इफेक्ट। तो बच्चों होता ये है कि इनिशियली यहाँ ऊपर एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है। वो बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरने के बाद वो और 2 टुकड़ों को गिराता है, 2 टुकड़े और 4 टुकड़ों को गिराते, 4 टुकड़े और 8 टुकड़ों को गिराते, ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब सारा बर्फ नीचे सडनली गिरने लगता है, और जो सारा बर्फ नीचे गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सडन ब्रेकडाउन होना, मतलब एवेलेंची इफेक्ट। उसको क्या कहा जाता है, एवेलेंची इफेक्ट। तो यही एवेलेंची इफेक्ट किसमें हो रहा है पता है, जेनर में हो रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोल रहे हैं उसको, जेनर ब्रेकडाउन। तो हमें इसका मैकेनिज्म समझना है, जेनर ब्रेकडाउन एग्जैक्टली है क्या। इसको मैं लिख के दूंगी आपको, डिटेल में लिख के दूंगी, पहले इसको समझ लो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जेनर डायोड लिया, ठीक है। जेनर डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो मैंने पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल लिया जो कि हेवीली डोप्ड है। उसकी वजह से उसके अंदर जो जंक्शन है वो बहुत ही थीन है, छोटा जंक्शन है। और इस जेनर को हमने किस में कनेक्ट किया,
हम लोगों ने इसको रिवर्स में कनेक्ट किया। रिवर्स में मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव को आएगा बैटरी के, एंड निगेटिव टर्मिनल जो है वो उसके पॉजिटिव को आएगा बैटरी के, ठीक है। तो होगा ये, इसके अंदर जंक्शन है, जंक्शन में आपको पता है क्या होता है, ये होते हैं होल्स, है ना, और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये जब नजदीक आएंगे तो आपको पता है इस साइड में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर लिया। किसने अट्रैक्ट कर लिया उसको, पी टाइप मटेरियल के होल से उसको अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन जंप होके उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, होल्स बनेंगे। मतलब ये जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बन गया एंड यहाँ निगेटिव टर्मिनल बन गया। मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल, ये जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो हमने क्या किया, ये पॉजिटिव है ना और ये निगेटिव है। इनिशियली मान लो मैंने 0.1 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज किया तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा। अब मैंने और फोर्स और इंक्रीज किया तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो सडनली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो होगा ये कि मान लो ये हम इंक्रीज करते गए, मान लो 0.6 तक, इनिशियली मान लेते 0.6 तक, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा है, मान लो ऐसा सिलिकॉन है, मैंने आपको बताया था, याद है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और इसने क्या बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा है, वो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा है। तो ये क्या करेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन की होल पेयर जनरेट हुई है, ऐसे मान के चलते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा, तो फोर्स लगने की वजह से इसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पड़ा, ठीक है। आपके बुक में उन्होंने बहुत सीधी लैंग्वेज में दिया है, मैं आपको लिख के दूंगी, बट समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और वो वहां से निकल पड़ा। वो जैसे ही बाहर निकलेगा बच्चों, वापिस यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन के साथ और एक सिलिकॉन के साथ इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो तेजी से निकलेगा, तेजी से निकलने के बाद वो आगे के इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड होगा, आगे का इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब होगा और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकले, ये दो इलेक्ट्रॉन आगे के दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर, और ऊपर से हम लोग यहाँ से वोल्टेज बढ़ा ही रहे, voltage continuously increases and so many electrons are breaking their covalent bond and come out of the semiconductor covalent bonds। उस एटम से फ्री हो रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करंट बढ़ गया एंड सडनली इंक्रीजेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज जेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसी जेनर ब्रेकडाउन को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैंने जो बताया आपको, बस आपको ये मैकेनिज्म एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, ऐसे आपको पूछा जाएगा। तो उस वक्त आप लोग कैसे लिखोगे उसको मैं आपको डिटेल में लिख के देती हूँ। तो मैकेनिज्म अगर पूछा जाए तो पॉइंट वाइज आप लोग लिखोगे, इसी को कैसे लिखोगे, देखो, मैकेनिज्म ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। अब इसी को आप लोग पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे मैं लिख के देती हूँ अपनी नोटबुक में भी कॉपी करना है। जब मैं लिख के देती हूँ, मान लो किसी को भगाना है, 2 के स्पीड से भगा दो, जल्दी जल्दी लिख के हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया ना, व्हेन जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस एंड इफ the potential voltage across the PN junction increases, then electric field across the PN junction also increases, है ना, and force acting on the electrons in the PN junction के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो लिखो पहला पॉइंट, when Zener diode is connected in reverse biasing and if voltage
across the diode increases, then electric field across the junction also increases. Across the junction also increases. Okay, done. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? फोर्स एक्ट कर रही है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन पीएन जंक्शन डायोड. This electric field acting the force on electron across the junction, ऐसे बोलो शॉर्टकट में, electrons across the junction. ठीक है, हाँ, across the junction. उसके बाद क्या होगा? थर्ड पॉइंट लिखो. इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, विच इज फ्री फ्रॉम द करंट कंडक्शन. करंट कंडक्शन के लिए, करंट फ्लो करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया. ड्यू टू दिस, ऐसे लिखो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स breaks their covalent bonds and free for the current conduction. ये करंट कंडक्शन के लिए फ्री होता है. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक देयर कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड फ्री फॉर द करंट कंडक्शन. ठीक है, अब हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग वही लिखेंगे. इफ वोल्टेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली देन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर द करंट कंडक्शन एंड करंट इंक्रीजेस सडनली कॉल्ड एज ज़ेनर ब्रेकडाउन. ऐसे हम लोग लिखेंगे. उसके बाद लिखो, इफ वोल्टेज increases continuously then more and more electrons free from the atom and available for current conduction. Hence current increases suddenly. Called as, this is called as Zener breakdown. इसको क्या कहा जाता है? Zener breakdown. अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो कम ऑन स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से. उसके बाद देखते हैं बच्चों, अभी इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसी आएगी ज़ीनर की. ये सारी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का है ना, मैं आपको सेपरेट ग्राफ बना के दूंगी बच्चों, लेकिन उसके पहले ये पढ़ो. ये क्या है? देखो यहाँ पे बताया गया है कि हाउ इज ज़ीनर डायोड डिफरेंट देन एन ऑर्डिनरी डायोड. जो हमारा सिंपल डायोड होता है उसे ये डिफरेंट कैसे है? जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी डायोड जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, ये हेवीली डोप्ड होता है. ऑर्डिनरी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है. उसके बाद ऑर्डिनरी डायोड को हम रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं. उसके बाद रिवर्स बायसिंग, अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो ऑर्डिनरी
डायोड ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो इस ऐसी कुछ उसकी स्पेशलिटी है, तो वो लिखो, डिफरेंस है दोनों के बीच में। जीनर डायोड इज हेवीली डोप पीएन जंक्शन डायोड, इट हैज वेरी थिन डिप्लेशन लेयर, इसका डिप्लेशन लेयर बहुत छोटा रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स हेवी डोपिंग। हेवी डोपिंग की वजह से डिप्लेशन लेयर छोटा बनेगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जनरली मॉडरेटली डोप्ड ऑर्डिनरी डायोड गेट्स डैमेज व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड इट्स ब्रेकडाउन वैल्यू। अगर उसकी ब्रेकडाउन वैल्यू से हम उसको बढ़ाते गए तो वो इंक्रीज ऑर्डिनरी डायोड जो है वो डैमेज होगा, है ना। ब्रेकडाउन मतलब आपको पता है ना, 0.7 और 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए मैंने बताया है ऑलरेडी, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। उसके बाद वेरियस जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स रीजन, हमेशा ये रिवर्स रीजन में वर्क करता है, लेकिन ये फॉरवर्ड रीजन में वर्क करता है। ऑल्सो ऑर्डिनरी डायोड इज मेजोरिटी यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, हम उसको यूज करते हैं, एंड जेनर डायोड इज यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है ऑर्डिनरी डायोड के जेनर डायोड के कुछ एप्लीकेशंस, जो कि ऑर्डिनरी डायोड से कैसे अच्छा है ये हमें शो करता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी इसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी। अब इसकी जो फॉरवर्ड कैरेक्टर, ये ग्राफ आपको पूछा जाएगा, बस ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इसका ग्राफ ही करो बच्चों, आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, उसको पढ़ो, लेकिन ग्राफ ही ड्रॉ करके आना है आपको। तो बच्चों इसकी जो फॉरवर्ड, अगर मान लो हमने जीनर को, मैंने आपको बताया कि जीनर रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है, मान लो उसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया, तब क्या होगा, सेम जैसा सिंपल डायोड वर्क करता है वैसे ही वो वर्क करेगा। तो उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऐसे ही मिलती है जैसे कि हमारे सिंपल डायोड की होती है वैसे ही, लेकिन इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ ऐसे मिलती है। इनिशियली करंट क्या होता है, कम होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, और जैसे सडनली ब्रेकडाउन होगा, जीनर ब्रेकडाउन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो करंट सडनली इंक्रीज होगा ना, मैंने बताया आपको। तो ये करंट सडनली क्या होता है, इंक्रीज होता है। जहां से ये इंक्रीज होना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन रीजन। समझ में, यहाँ करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ सडनली करंट इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग लर्न कर लो, ग्राफ अच्छे से लर्न करना है, ग्राफ बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। तो ये है बच्चों हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं, अब बहुत बार से मैं बता रही हूँ वोल्टेज रेगुलेटर, इसको यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। अब बारी आ गई कि इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये सर्किट ठीक से लर्न कर लो। क्या करना है, यहाँ V इनपुट रहेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया जो फिल्टर सर्किट है ना, फिल्टर सर्किट का यहाँ से अभी कनेक्शन आगे रहेगा। तो ये हमारा फिल्टर सर्किट अनरेगुलेटेड इनपुट होता है ये। तो अनरेगुलेटेड क्यों, क्योंकि ये लोड लगाने के बाद फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसका वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ऐसे इनपुट को हम क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड इनपुट। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होगा, कभी 20, कभी 18, कभी 22, ऐसे चेंज होता रहेगा। तो ये वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाया, उसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टर लगाया है बच्चों, और उसके सीरीज में हमने एक जेनर लगाया है। तो जेनर को हम लोग देखो यहाँ निगेटिव को हमने क्या कनेक्ट किया है, इसका पॉजिटिव कनेक्ट किया है, ठीक से देखो, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव। तो ये हमने उसको रिवर्स में लगाया, तो ये निगेटिव यहाँ पे गया पॉजिटिव को, तो हमने रिवर्स बायसिंग में उसको कनेक्ट किया है। उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक लोड लगाया, जो कि हम घर में हमारे डिवाइसेस होते हैं उसको लोड बोलते हैं। तो उसके अक्रॉस हमने ये लोड लगाया है। तो ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है बच्चों। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ड्रॉप मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मान लो यहाँ पे अगर मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये हमें पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था। तो ये ड्रॉप होता है, लेकिन अगर ये पैरेलल में है तो यहाँ का 5 वोल्ट तो यहाँ का भी क्या रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम रहेगा। जीनर की स्पेशलिटी क्या है पता है क्या, ये अपना वोल्टेज चेंज नहीं करता। तो आने वाला फ्लक्चुएशन फिर कौन चेंज करेगा, कौन उस फ्लक्चुएशन को कौन उसके ऊपर लेगा। मतलब मान लो कोई आंधी है और ये जेनर है, तो इसको बचाने का काम कौन कर रहा है, ये आंधी आई मतलब वोल्टेज बढ़ा, इस आंधी को बचाने का काम कौन कर रहा है, ये रेजिस्टर कर रहा है। ये रेजिस्टर आने वाली सारी आंधी को, तूफान को अपने ऊपर ले लेता है, मतलब आने वाले सारे फ्लक्चुएशंस को वो अपने ऊपर ले लेता है। वो खुद का वोल्टेज चेंज करेगा, लेकिन जीनर जो है वो खुद का वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। ये 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही रखेगा,
इनपुट जो हमने अप्लाई किया है, मान लो ये इनपुट 12 वोल्ट बन गया, तो 12 वोल्ट की वजह से यहाँ का करंट चेंज होगा, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने के बाद ये इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ये 5 वोल्ट है ना, तो ये 5 का बन जाएगा 7 वोल्ट, लेकिन ये 7 + 5 कितना हो गया 12, लेकिन जेनर जो है वो खुद का वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, इसीलिए बच्चों इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये उसकी स्पेशलिटी है, इसीलिए उसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है इसको आपको एज इट इज लिखना है, जैसे मैं अभी आपको बोर्ड पे लिख के देने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आपको डायग्राम, जहाँ जहाँ सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम आपको निकालना ही है, सर्किट डायग्राम लिखो ड्रॉ करो, सर्किट डायग्राम में जो जो दिख रहा है पहले कंस्ट्रक्शन उसका लिखो, देन वर्किंग में क्या हो रहा है, वर्किंग में क्या होगा अभी, अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखोगे, ये सवाल आपको पूछा गया तो आप क्या करोगे, पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे एज इट इज, एंड देन आप लोग लिखोगे फॉर द वी इनपुट, विद द वी इनपुट रेजिस्टर एंड जीनर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, ये दोनों एज शोन इन फिगर आप लोग लिख सकते हैं, इज कनेक्टेड इन द सीरीज, और फिर सर्किट कंसिस्ट ऑफ वी इनपुट इन सीरीज विद द रेजिस्टर एंड जीनर, okay, zener diode is always work in reverse biasing, so we have to connect the zener diode in reverse biasing. Across the zener diode load resistor is connected and milliammeter is also connected to measure the current. okay, अब हम क्या करेंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, if V input increases then current across resistor and zener also increases, so accordingly voltage also increases up to certain maximum value. ठीक है, और एक बार वोल्टेज इंक्रीज होने के बाद ये उसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया, नाउ फर्दर इफ वोल्टेज फ्लक्चुएट, वोल्टेज चेंजेस, देन वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर गेट चेंज, but voltage across the zener never change, it will constant everywhere always, and that constant voltage is applied across the load resistor, hence the load resistor voltage and zener voltage both are always constant, voltage changes only by resistor, resistor change करता है लेकिन बाकी कोई भी उसका वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, इसी को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, 4 मार्क्स के लिए इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एक छोटा सा इक्वेशन है वो भी मैं आपको लिख के दूंगी, बस अभी इसको पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे मैं लिख के देती हूँ ऐसे ही एग्जाम में आप लोग लिखोगे। ठीक है, वर्किंग कहा जाता है, जेनर डायोड, हाउ द जेनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमें लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर्किट, सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ, ऐसे लिखो, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर circuit consist of unregulated input, in series with resistor and zener diode, and across the zener diode, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में वो एज इट इज लिख दो बच्चों, zener diode load is connected, ओके। अब मैंने क्या बताया आपको, इफ V इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस देन रेजिस्टर वोल्टेज एंड voltage across the zener also increases, due to that current also reaches up to its maximum value. When voltage, input voltage, when input voltage increases up to certain value, then
voltage across Zener diode and resistor is also increases due to that करंट आई जेड, करंट कितना पास हो रहा है इसके अंदर से, आई जेड, मान लो इसके अंदर से करंट पास हो रहा है आई जेड जितना करंट पास हो रहा है, आई जेड, करंट आई जेड also increases, ओके। उसके बाद लिखना है आपको, अब अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, इफ इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट्स, ओके, इफ इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट्स बोलो या फिर चेंज बोलो, फ्लक्चुएट्स और चेंजेस, then voltage across resistor get change, but voltage across resistor get change, but voltage across Zener is always constant, okay, hence same voltage is across the load, सेम वोल्टेज अक्रॉस द लोड, इज लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सेम वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, सेम वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ना बच्चों, ये कितना होता है ये भी समझ लो। हाँ, वोल्टेज देखो, वोल्टेज अभी, अब इसके आगे वोल्टेज का फॉर्मूला चाहे तो लिख दो। वोल्टेज देखो अभी कितना है, V इन इज इक्वल टू क्या होगा, इसके अक्रॉस का है VS एंड इसके अक्रॉस का कितना आएगा, दैट इज VZ, ये VZ है, ठीक है। तो V इन इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों की एडिशन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, VS प्लस VZ तो चेंज नहीं होगा, VS का फॉर्मूला क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टर, तो इसका अक्रॉस का करंट है IZ इंटू RS प्लस VZ। अब अगर बच्चों ये VZ मिनिमम है, V इन जो है वो मिनिमम है, ऐसे हम मान के चलते हैं, V इन जो है तो मिनिमम है, तो यहाँ का करंट मिनिमम रहेगा, RS कांस्टेंट रहेगा, VZ भी कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ IZ मिनिमम रहेगा एंड RS प्लस VZ जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इसको ठीक से लिखो, ये चाहे तो ये इक्वेशन चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख लो, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। RS इंटू VZ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सॉरी इंटू नहीं, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रही हूँ, प्लस चाहिए यहाँ पे, है ना, ये प्लस है ना, प्लस, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर हमने V इनपुट को मैक्सिमम कर दिया, ये मैक्सिमम हो गया, तो IZ भी मैक्सिमम होगा, लेकिन RS एंड VZ दोनों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि रेजिस्टर की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होती बच्चों, वो कांस्टेंट होती है, और VZ जीनर जो है वो भी बस करंट इसके अक्रॉस का चेंज होगा, तो इसके अक्रॉस का करंट चेंज हुआ ना, इसके अक्रॉस का करंट चेंज होगा, तो इसकी वजह से उसका वोल्टेज भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, है ना, ये चेंज होगा, लेकिन VZ के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा, करंट चेंज हुआ भी तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। और यही वोल्टेज यहाँ पे है, तो यहाँ का वोल्टेज जो है V आउटपुट जो है ये क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू VZ। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
V आउटपुट इज इक्वल टू क्या रहेगा, VZ। ऐसे आप लोग चाहे तो डेरिवेशन लिख लो। देखो ये एज इट इज आपको 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए ना बच्चों, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा जीनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स जो है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखो क्या क्या होते हैं। इसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। देखो ये सभी सारे एप्लीकेशन, वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडेड इन ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। इसको 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखो बच्चों। मैंने ना गलती से उसको कॉमा करके लिख दिया, बट आप क्या करो, इसको नंबर 1 दे दो, वोल्टेज रेगुलेटर। सेकेंड, एज अ फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडर इन ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। थर्ड आएगा, थर्ड यहाँ पे ये थर्ड नंबर, पिक क्लिपर और लिमिटर इन अ वेव शेपिंग सर्किट। जो वेव शेपिंग, जो वेव होती है ना, उसको शेप देने के लिए स्क्रीन पे अगर आप आगे जाके आपको रहेंगे वो प्रैक्टिकल्स, मतलब अभी 11th-12th में नहीं है, लेकिन आगे के सिलेबस में रहेंगे आपको, जब आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री करोगे तो उसके अंदर, तो वेव शेपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद फोर्थ क्या है, प्रोटेक्टर अगेंस्ट मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन। जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर में हमने देखा सडनली फ्लक्चुएशन आ गया तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बच्चों, 3-4 एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद पावर, क्या कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ अ जीनर डायोड, ऐसे भी लिखा जाता है। तो पावर रेटिंग का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम, वो भी मैं लिख के देती हूँ। मैक्सिमम पावर रेटिंग का फॉर्मूला होता है, अभी पावर इसके अंदर क्या होती है बच्चों, आई करंट इंटू वोल्टेज ना, तो इसका पावर रेटिंग क्या आएगा फिर, मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड क्या होगा, दैट इज पी मैक्स इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज, दैट इज आई जेड, करंट ऑब्वियसली मैक्सिमम रहेगा, एंड इंटू वी जेड, वी जेड तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये पावर रेटिंग का फॉर्मूला। तो बच्चों सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे जीनर डायोड के रिलेटेड लिए हैं, अगर कुछ बचा होगा तो वैसे मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। जैसे मैंने लिख के दिया है एज इट इज़ आप लोग इसको कॉपी करोगे, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। और लास्ट में मैंने जीनर डायोड लिया है, अभी फोटो डायोड बाकी है, सोलर सेल बाकी है और एलईडी भी बाकी है। तो उनके सारे मतलब हो जाएंगे 2-1 लेक्चर में। तो उनका सारे जितने भी डायोड्स है ना, उनका एक टेबल मैं आपको बना के दूंगी। उतना टेबल अगर आपने लर्न किया तो आप सारे डायोड्स इजीली आसानी से लर्न कर सकते हैं। आप बस एग्जाम जब जाओगे तो वो उतना टेबल देख के जाओ, बस मैं एंड में दूंगी, सारे डायोड्स खत्म होने के बाद, एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद दूंगी। और छोटा सा ये चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे के भी चैप्टर्स लेने वाले हैं बच्चों, टेंशन मत लो, आप टेंशन फ्री रहो, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अ जीनर डायोड। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ने चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बच्चों एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, दे दो इजाज़त, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ओके।